तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत रिचर्ड नाम के एक आदमी से होती है जो अपने फैमिली के साथ कैंपिंग ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फैमिली के बाकी सदस्य इस ट्रिप को लेकर बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उसका बेटा डैनी चुपचाप बैठा हुआ था। उसका मन बहुत उदास था, क्योंकि उसका प्यारा कुत्ता ऑस्कर पिछले एक हफ्ते से गायब था। डैनी को लगता था कि जब तक ऑस्कर वापस नहीं आ जाता, तब तक कहीं जाना बेकार है। और वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड की बेटी सैडी एक टीनेजर थी और उसे इस तरह की नेचर ट्रिप बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हर छोटी बात पर ताने मारती रहती थी और खासकर अपनी माँ सिंथिया का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसी वजह से सिंथिया ने रिचर्ड के फैसले पर सवाल उठाया। उसे लगा कि जब सबका मन पहले से ही खराब है, तो जबरदस्ती ये ट्रिप करने से किसी का मूड ठीक नहीं होगा। फिर भी फैमिली को जोड़कर रखने के लिए उसने रिचर्ड का साथ दिया। फिर उसने डैनी को प्यार से समझाया और बोला कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में ऑस्कर वापस आ गया तो पड़ोसी कुछ दिनों तक उसकी देखभाल कर लेंगे। ये बात सुनकर डैनी का मन थोड़ा हल्का हो गया। उसे लगा कि शायद ऑस्कर उन्हें ढूंढते हुए घर लौट आए। इसी उम्मीद के साथ वो घर गया और कुत्ते के खाने के बर्तन घर के बाहर रख दिया, ताकि अगर ऑस्कर आए तो उसे भूखा न रहना पड़े। ये सब करने के बाद डैनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो थोड़ी तसल्ली के साथ खुशी खुशी गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसी समय सैडी भी झुंझलाती हुई बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गई। अब पूरा परिवार गाड़ी लेकर निकल पड़ा और कुछ ही देर में वे पाइनवुड्स पार्क, न्यू जर्सी पहुंच गए। ये जगह रिचर्ड के लिए खास थी, क्योंकि उसके दादाजी उसे बचपन में अक्सर यहाँ घुमाने लाया करते थे। फिर उसने एक ब्रोशर निकालकर बच्चों को इस इलाके के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि पुराने समय में यहाँ लेनी लपी जनजातियों के बीच झगड़े होते थे और उस समय के लोग एक रहस्यमयी जीव से बहुत डरते थे, जिसे जर्सी डेविल कहा जाता था। ये सुनते ही डैनी थोड़ा डर गया और चुप हो गया। इसलिए माहौल को हल्का करने के लिए रिचर्ड ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब सिर्फ लोक कथाएं हैं, जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद रिचर्ड का मूड खुद खराब होने लगा, क्योंकि उसने देखा कि गाड़ी में बैठे सभी लोग अपने अपने मोबाइल में लगे हुए थे। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और गुस्से में उसने साफ कह दिया कि इस ट्रिप के दौरान किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज का इस्तेमाल नहीं होगा। ये सुनते ही सैडी भड़क गई। वो शिकायत करने लगी और कहने लगी कि बिना मोबाइल के ये ट्रिप और भी बोरिंग हो जाएगी। इसी बहस के दौरान अचानक सड़क पर एक हिरण सामने आ गया। तब रिचर्ड को संभलने का मौका नहीं मिला और गाड़ी सीधे उससे टकरा गई। फिर गाड़ी रुकते ही रिचर्ड तुरंत बाहर उतरा। जब उसने हिरण को ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि हिरण पहले से ही बुरी हालत में था, जैसे उसके साथ पहले ही कुछ भयानक हो चुका हो। फिर कुछ देर बाद फैमिली पार्किंग एरिया पहुंचा, जहां एक गार्ड बॉब ने उनका स्वागत किया और उन्हें पार्क के नियम बताने लगा। रिचर्ड ने मौका देखकर उसे घायल हिरण के बारे में बताया, पर बॉब ने सुनते ही शक जताया और बोला कि ये सब पास में रहने वाले वॉर्ड बारन की वजह से हो सकता है, जिसने अपनी जमीन के चारों ओर कांटेदार तारों की बाड़ लगा रखी है। फिर रिचर्ड इस जगह के बारे में उससे बात करता रहा, लेकिन उसकी नजर बार बार अपनी बेटी पर जा रही थी, जहां उसकी बेटी थोड़ी दूर खड़ी होकर जैक और रायन नाम के दो लड़कों से हंसकर बातें कर रही थी। रिचर्ड को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद जब वे कैंपिंग एरिया पहुंचे तो रिचर्ड और भी चिढ़ गया, क्योंकि चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी और ज्यादातर लोग मोबाइल फोन से चिपके हुए थे। अब वो मन ही मन सोचने लगा कि यह ट्रिप बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी उसने अपने मन में सोची थी। इसी बीच अचानक उसके जहन में एक पुरानी और दर्दनाक याद उभर आई। उसका चेहरा फीका पड़ गया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तब सिंथिया ने तुरंत उसे संभाला। जब उसकी नजर रिचर्ड के हाथ पर पड़ी तो वो और परेशान हो गई, क्योंकि वहां पुरानी चोट फिर से उभर आई थी। उसने उसे सहारा देकर बैठाया और धीरे धीरे शांत किया। कुछ देर बाद रिचर्ड की हालत थोड़ी संभली, लेकिन वो अंदर से अब भी बेचैन था। फिर रात गहराने लगी तो सिंथिया ने सुझाव दिया कि वे कैंप फायर के पास चलें, ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। रिचर्ड ने अनमने मन से हामी भर दी और उसके साथ कैंप फायर की ओर चला गया। पर कैंप फायर के चारों ओर लोग गोल घेरा बनाकर बैठे थे। तभी आग के पास बैठा रायन उठा और बोलने लगा कि उसके पास इस जंगल से जुड़ी एक कहानी है, जिसे वो सबको सुनाना चाहता था। ये सुनकर लोग भी मान गए और उसकी कहानी सुनने के लिए तैयार हो गए। तभी अचानक उसके एक दोस्त ने उठते हुए कहा कि वो बाथरूम जा रहा है। इसके बाद रायन ने सबको डराने के इरादे से मदर लीड्स की कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि मदर लीड्स एक गरीब औरत थी जिसके 12 बच्चे थे। गांव वाले शुरुआत में उसकी मदद करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने उसे और बच्चे पैदा करने से मना कर दिया। फिर एक दिन वो अचानक बीमार पड़ गई और महीनों तक अपनी झोपड़ी में बंद रही। जब लोग अंदर गए तो उन्हें पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट थी। ये देखकर गांव वाले गुस्से से भर गए। उन्होंने उसे ताने मारे और अपशब्द कहे। ये सुनकर मदर लीड्स ने सबको बद्दुआ दी और अपने होने वाले बच्चे को शैतान को सौंप दिया। फिर रायन ने आगे बताया कि जब बच्चा पैदा हुआ तो वो इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस निकला और पैदा होते ही उसने अपने भाई बहनों और अपनी माँ को मार डाला और फिर जंगल में भाग गया। तभी से वो जंगल में आतंक फैलाने लगा और लोग उसे जर्सी डेविल के नाम से जानने लगे।
कहानी सुनते सुनते आग के पास बैठे लोग सहमे हुए थे और कई लोगों की सांसें तक थम गई थीं। जैसे ही कहानी खत्म हुई, अचानक झाड़ियों के पीछे से जैक का दोस्त डरावना मास्क पहनकर बाहर आ गया। ये देखकर कुछ लोग डर के मारे चीख पड़े, लेकिन अगले ही पल समझ गए कि ये सिर्फ मजाक था। हालांकि ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से रिचर्ड को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया। उसने उन लड़कों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। अब माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। जब रिचर्ड थोड़ा शांत हुआ तो उसने लोगों के रिएक्शन देखे और बिना कुछ कहे तुरंत अपनी फैमिली के साथ अपने कैंप की ओर लौट गया। फिर उस रात रिचर्ड को एक बहुत भयानक सपना आया, जहां उसने देखा कि एक पंखों वाला डरावना जानवर उसे खुले मैदान में दौड़ाता हुआ पीछा कर रहा था। तब अचानक उसकी नींद खुली और उसने खुद को जंगल के बीच खड़ा पाया और उसके पास सिंथिया खड़ी थी, जो बहुत घबराई हुई थी। उसने बताया कि रिचर्ड नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था और अचानक टेंट से बाहर निकल आया था, इसलिए वो उसके पीछे आ गई। उसी समय सिंथिया का फोन जोर से बजने लगा। अचानक आती उस आवाज से दोनों चौंक गए। रिचर्ड ने गुस्से में उसे फोन छीन लिया और स्क्रीन पर नजर डाली तो कॉल ब्रायन नाम के किसी आदमी की थी। ये देखते ही रिचर्ड का गुस्सा भड़क उठा। बिना कुछ सोचे समझे उसने सिंथिया का फोन जंगल में फेंक दिया। ये देखकर सिंथिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा कि रिचर्ड की बेवजह की जलन और शक की वजह से वो शादी के बाद अपने पुराने दोस्तों से दूर हो गई थी, फिर भी उस पर भरोसा नहीं किया गया। सिंथिया की बात सुनकर रिचर्ड को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसका हाथ पकड़ा और उससे माफी मांगी। फिर कुछ देर बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन रिचर्ड का मन अब भी भारी था। अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो अकेले ही थोड़ी देर टहलने जंगल की ओर चला गया। कुछ देर बाद उसने एक बेहद खूबसूरत हिरण देखा, जिसे देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी, जहां उसने देखा कि पेड़ से एक हिरण का फटा हुआ शव उसके सामने आकर गिर पड़ा। फिर अगली सुबह रिचर्ड की नींद भारी सिर दर्द के साथ खुली। उसने महसूस किया कि उसके हाथ की हालत और भी खराब हो चुकी थी। दर्द इतना तेज था कि उसने बिना ज्यादा सोचे एक साथ कई गोलियां खा लीं। दर्द तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसका मन और ज्यादा बेचैन हो गया। उसी दौरान उसे पता चला कि सैडी रायन के साथ घूमने गई थी। ये सुनते ही रिचर्ड का चेहरा सख्त हो गया। उसकी चिंता और गुस्सा दोनों साफ झलकने लगे। हालात और बिगड़ गए जब ये खबर मिली कि जैक रात से गायब है और कैंपसाइट पर एक पुलिस वाला पहुंच चुका था, जो सब लोगों से पूछताछ कर रहा था। इन सब के बीच रिचर्ड ने फैसला कर लिया कि वो इस भीड़ भाड़ वाले कैंपिंग एरिया से दूर किसी शांत और सुनसान जगह पर जाएगा। इसी बीच शेरिफ विंटर्स वहां आ गया और रिचर्ड से बात करने लगा, ठीक उसी समय जब वो अपना सामान पैक कर रहा था। शेरिफ ने उससे पूछा कि क्या उसने जैक को देखा था या क्या वो कल रात जंगल की तरफ गया था, क्योंकि जैक रात से ही लापता था। ये सवाल सुनकर रिचर्ड एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। फिर उसने झूठ बोलते हुए कहा कि वो पूरी रात अपने टेंट में ही था और कहीं बाहर नहीं गया। इसके बाद परिवार ने सारा सामान उठाया और रिचर्ड के पीछे पीछे ओस्वेगो पॉइंट की ओर निकल पड़े, जो पार्क का एक बिल्कुल सुनसान हिस्सा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता चला गया। फिर कुछ देर बाद डैनी ने रुकने की बात कही, पर उन्हें नहीं पता था कि उसी जगह से थोड़ी ही दूरी पर झाड़ियों के बीच जैक की लाश पड़ी थी। खैर, अब वे कई घंटों तक चलते रहे। समय बीतने के साथ थकान सबके चेहरे पर साफ दिखने लगी। सिंथिया को अब लगने लगा कि रिचर्ड शायद रास्ता भटक गया है। उसने धीरे से अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन रिचर्ड ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि ओस्वेगो पॉइंट अब ज्यादा दूर नहीं है। तब अचानक सैडी के कानों में कहीं से रेडियो पर बजता हुआ गाना पड़ा। ये सुनकर वे उस दिशा की ओर बढ़ गए जहां उन्हें एक छोड़ा हुआ कैंपसाइट दिखा। वहां का नजारा बेहद अजीब था, क्योंकि टेंट के ऊपर कुछ अनजान और डरावनी चीजें लटकी हुई थीं। तभी सैडी की नजर जमीन पर पड़ी और उसने एक मरे हुए कुत्ते की लाश देख ली। डर के मारे वो जोर से चीख पड़ी। ये देखकर सिंथिया के भी रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब रिचर्ड ने वहीं टेंट लगाने का फैसला कर लिया। सिंथिया ने इसका विरोध किया, लेकिन उसने फिर से उनकी बात को अनसुना कर दिया और बोला कि आसमान में बादल घिर रहे हैं और अंधेरा होने से पहले आगे जाना और भी खतरनाक हो सकता है। तभी उसने अपनी जेब से चाकू निकाला। ये देखकर सिंथिया और घबरा गई, पर रिचर्ड ने तुरंत समझाया कि वो कुत्ते की रस्सी खोलकर उसकी लाश को वहां से हटाना चाहता है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके दिमाग में फिर से पुरानी यादें लौट आईं। इस बार उसे अपने कुत्ते ऑस्कर की आक्रामक भौंकने की तस्वीरें दिखने लगीं। वो आवाजें उसके कानों में गूंजने लगीं और उसका दिल और भारी हो गया, जैसे कोई बीता हुआ डर फिर से जिंदा हो उठा हो। खैर, अब वो नदी के किनारे खड़ा था। पानी का बहाव तेज था और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। तभी अचानक किसी चीज के पानी में गिरने की आवाज आई। उसके ठीक बाद ऊपर चट्टानों से पत्थर खिसकने लगे। अब उसे लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो या फिर उसके आसपास घूम रहा हो। तभी अचानक रायन वहां आ गया। उसे देखकर रिचर्ड चौंक गया।
तब रायन ने बताया कि सैडी ने उसे मैसेज करके रास्ता समझाया था। ये सुनते ही रिचर्ड का गुस्सा भड़क उठा। उसने रायन को डराने और उस पर रौब जमाने के लिए मदर लीड्स की कहानी का एक और डरावना रूप सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उस औरत ने अपने 13वें बच्चे को शैतान से सौदा करने के लिए इसी नदी में डुबो दिया था। फिर उसने बताया कि उस वक्त कुछ लोगों ने बच्चे को बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन बच्चा अचानक पानी के अंदर गायब हो गया, जैसे उसे किसी चीज ने खींच लिया हो। इतना कहकर रिचर्ड रुका नहीं। उसने आगे बताया कि जब वो खुद बच्चा था तब उसने भी इसी पार्क में उस भयानक जीव को देखा था। रिचर्ड की बातें सुनकर रायन का चेहरा उतर गया। उसी समय अचानक तेज तूफान शुरू हो गया, जिससे टेंट हिलने लगे और पूरा कैंप साइट अफरा तफरी में आ गया। उधर सिंथिया टेंट के अंदर डैनी को कहानी पढ़ा रही थी ताकि उसका ध्यान भटा रहे। तभी उसे पास वाले टेंट से जोरदार शोर सुनाई दिया। वो बाहर निकली तो उसने देखा कि रिचर्ड गुस्से में सैडी का बैग कीचड़ में खाली कर रहा था, क्योंकि वो उसका फोन ढूंढ रहा था और जिद पर अड़ा हुआ था कि सैडी का फोन छीन ले। सैडी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुस्से में रिचर्ड ने उसे धक्का दे दिया, जिससे सैडी जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। ये देखते ही सिंथिया का सब्र टूट गया। उसने रिचर्ड पर चिल्लाते हुए उससे सच बताने को कहा। उसने पूछा कि आखिर वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तब रिचर्ड टूट गया। उसने कबूल किया कि उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। फिर उसने बताया कि उसका हाथ और भी खराब हो रहा है, दर्द बढ़ता जा रहा है और उसे तेज बुखार भी महसूस हो रहा है। सिंथिया ने हालात समझते हुए कहा कि जैसे ही बारिश रुकेगी वे तुरंत यहाँ से निकलेंगे। फिर उसने सैडी को उसका फोन वापस दे दिया ताकि वो शांत हो सके, लेकिन जब सैडी ने रायन को कॉल करने की कोशिश की तो उसका फोन नहीं लग रहा था। ये बात उसे और भी परेशान कर गई। इसके बाद रिचर्ड पास ही पड़े एक पुराने और छोड़े हुए टेंट के अंदर चला गया। वहीं उसे एक फटी पुरानी नोटबुक मिली जिसमें डरावनी और बिखरी हुई तस्वीरें बनी थीं। सिंथिया ने यह देखकर उसे डांटा और कहा कि दूसरों की चीजों को हाथ लगाना ठीक नहीं है, लेकिन तभी रिचर्ड ने जो कहा वो उससे कहीं ज्यादा भयानक था, क्योंकि उसने एक बात कबूल की कि उसने चुपचाप अपने कुत्ते ऑस्कर को मार दिया था। फिर उसने बताया कि ऑस्कर पिछले 1 महीने से बहुत आक्रामक हो गया था। वो बिना वजह भौंकता, घुर्राता और एक दिन उससे काट भी लिया था। डर और गुस्से में आकर उसने ये कदम उठा लिया था। ये सुनते ही सिंथिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी उसे सब समझ में आ गया कि रिचर्ड के हाथ की चोट कुत्ते के काटने की ही थी। एक नर्स होने के नाते उसके दिमाग में तुरंत खतरे की घंटी बज गई। उसे शक हुआ कि ऑस्कर को रेबीज था और वही बीमारी अब रिचर्ड के शरीर में फैल रही होगी। यही वजह थी कि उसे बुखार आ रहा था, वो अजीब चीजें देख रहा था और उसका व्यवहार बेकाबू होता जा रहा था। अब बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बहुत अंधेरा हो चुका था, इसलिए फैमिली को एक और रात उसी डरावनी जगह पर रुकना पड़ा। इसी बीच सैडी को अजीब लगा कि रायन उसका फोन नहीं उठा रहा था। बेचैनी में उसने सिंथिया से कहा कि वो थोड़ा जंगल में टहलने जा रही है। फिर जंगल में थोड़ी दूर चलने के बाद सैडी बार बार रायन को फोन कर रही थी। तभी अचानक उसे जंगल के अंदर कहीं से रायन के फोन की घंटी सुनाई दी। तभी उसे झाड़ियों के बीच कहीं से स्क्रीन की हल्की रोशनी भी दिखाई दी। वो उसी दिशा में आगे बढ़ी ही थी कि अचानक किसी चीज ने उस पर झपट्टा मारा। डर के मारे वो जोर से चीख पड़ी और बिना पीछे देखे दौड़ती हुई वापस टेंट की ओर भागी और रोते हुए सिंथिया से मदद मांगने लगी। सैडी की हालत देखकर सिंथिया तुरंत रिचर्ड के पास पहुंची, लेकिन वहां का नजारा और भी डरावना था, क्योंकि रिचर्ड की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज थीं और आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। सिंथिया ने उसे शांत करने के लिए नींद की दवा देने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में रिचर्ड ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। अब सिंथिया समझ चुकी थी कि हालात अब बहुत खतरनाक हो चुके हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वो बच्चों के टेंट में ही सोएगी। फिर उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि सूरज निकलते ही वे वहां से चले जाएंगे। दूसरी तरफ रिचर्ड को पूरी रात नींद नहीं आई। उसे लगने लगा जैसे जंगल अचानक घने कोहरे से ढक गया हो। तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वो मुड़ा तो वही पंखों वाला डरावना राक्षस उसके सामने खड़ी रहा था। ये देखकर वो जोर से चीख पड़ा। उसकी चीख सुनते ही सिंथिया घबराकर टेंट से बाहर निकली। बाहर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं, क्योंकि सच में पूरा जंगल घने कोहरे में डूबा हुआ था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, जहां पर रिचर्ड गिरा हुआ था। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था और वो लगातार बड़बड़ रहा था कि उसने शैतान को देखा है। ये देखकर सिंथिया ने उसे पकड़कर उठाने की कोशिश की और समझाने लगी कि ये सब उसकी बीमारी और बुखार का असर है, लेकिन रिचर्ड सुनने को तैयार नहीं था। वो बार बार एक ही बात दोहराता रहा कि ये सब सच है, कि वो चीज यहीं जंगल में मौजूद है। अब सिंथिया के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने हिम्मत जुटाकर बच्चों को ऑस्कर के बारे में पूरी सच्चाई बता दी और कहा कि उनके पिता को तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी है। फिर सबने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। रिचर्ड ने भी मुश्किल से खुद को संभालते हुए उनका साथ दिया। इसी बीच सिंथिया ने इमरजेंसी हेल्प के लिए फोन किया और कांपती आवाज में अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक डैनी की जोरदार चीख गूंज उठी।
ये सुनते ही सिंथिया और सैडी बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि उस वक्त दोनों बाप बेटा उनके साथ नहीं थे। वे उनका नाम पुकारते हुए दौड़ पड़ी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही जो नजारा उनके सामने आया, उससे उनके होश उड़ गए, क्योंकि जमीन पर रायन का कटा फटा शरीर पड़ा था। इसी अफरा तफरी के बीच सिंथिया का फोन बज उठा। दूसरी तरफ शेरिफ विंटर्स था। उसने बताया कि उन्हें कंट्रोल सेंटर से जंगल में किसी इमरजेंसी का मैसेज मिला है। सिंथिया रोते हुए किसी तरह बोली और बताया कि जंगल में एक लाश पड़ी है। तभी सैडी ने जमीन पर अपने पिता का चाकू पड़ा देखा। ये देखकर वो रो पड़ी और सिंथिया से पूछने लगी कि क्या ये सब उसके पिता ने किया है। तभी अचानक डैनी की फिर से जोरदार चीख सुनाई दी। ये चीख सुनते ही दोनों घबराकर आवाज की दिशा में दौड़े। आगे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि डैनी झील में गिर चुका था और पानी में तैर रहा था। बिना एक पल गंवाए सिंथिया झील की ओर भागी। उसने डैनी को पानी से बाहर खींचा और तुरंत CPR देना शुरू कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन एक नर्स होने के नाते उसने खुद को संभाले रखा। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लग रहे थे, उनके बाद डैनी ने अचानक खांसते हुए सांस ली। ये देखकर सैडी को इतनी राहत मिली कि उसकी टांगें जवाब दे गईं। उसी घबराहट और राहत के बीच उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि रिचर्ड चुपचाप उनके पीछे आकर खड़ा हो चुका था। और जैसे ही सिंथिया की नजर रिचर्ड पर पड़ी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। पिछले कई दिनों से दबा हुआ डर, तनाव और गुस्सा एक साथ बाहर आ गया। उसी पल रिचर्ड की आंखों के सामने सब कुछ गड्ढमड्ढ हो गया। फिर उसे अपनी गुस्से से भरी पत्नी और उस राक्षस की छवियां एक दूसरे में मिलती हुई दिखने लगीं। तब अचानक उसने पलटकर सिंथिया को जोर से धक्का दे दिया। वो चीखती हुई जमीन पर गिरी और उसके पैर से तेज चटकने की आवाज आई। उसी पल रिचर्ड को एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। अब और सहन न करते हुए सैडी ने एक मोटी डाल से अपने पिता के सिर पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। उसी समय शेरिफ विंटर सायरन बजाते हुए पार्क लौट आया और आते ही खोजी कुत्तों को छोड़ दिया। उसने बॉब से ओस्वेगो पॉइंट के बारे में पूछा और बॉब ने रास्तों की जानकारी दी। दूसरी ओर सैडी ने हालात संभाला और उसने अपने पिता को पेड़ के तने से बांध दिया। दूसरी तरफ सिंथिया दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर उसने कहा कि वो डैनी को लेकर सीधे आगे बढ़ती रहे जब तक उन्हें कोई मदद या कोई आदमी न मिल जाए। थोड़ी देर बाद रिचर्ड को होश आ गया। उसने बच्चों से उसे खोलने की भीख मांगी, लेकिन दोनों उसकी बात सुने बिना भाग गए। वो चिल्लाने लगा कि जंगल सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर उसे अपनी पत्नी के टूटे पैर की याद आई। इसके बाद रिचर्ड ने हर चीज का दोष जर्सी डेविल पर डाल दिया और बार बार खुद को खोलने को कहता रहा। सिंथिया ने साफ मना कर दिया और कहा कि यहाँ असली राक्षस वही है। ये सुनकर रिचर्ड टूट गया। फिर सिंथिया ने दर्द सहते हुए एक टहनी मुंह में दबाई और खुद ही अपने टूटे पैर की हड्डी सीधी की। तभी रिचर्ड ने झाड़ियों के पीछे पंख फैलाते हुए शैतान को देखने का दावा किया और सिंथिया को उस तरफ देखने को कहा, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। रिचर्ड ने कहा कि यह पहली बार नहीं है और जर्सी डेविल बचपन से उसका पीछा करता आ रहा है। फिर घबराहट में उसे इतनी ताकत मिली कि वो रस्सी तोड़कर आजाद हो गया। इसके बाद रिचर्ड रोते हुए उसके पास आने लगा और कहने लगा कि वो सिर्फ उसकी रक्षा करना चाहता है, लेकिन सिंथिया ने एक पत्थर उठाकर उसे मार गिरा दिया। उसी समय जंगल में सैडी अपने भाई के साथ भाग रही थी। तब अचानक वो ठोकर खाकर गिर पड़ी और उसका पैर चोटिल हो गया। उठकर उसने डैनी को आगे चलने को कहा, लेकिन देखा कि वो एक जगह स्थिर खड़ा जंगल की ओर देख रहा था। तभी पत्तियां हिलने लगीं और एक जोरदार दहाड़ सुनाई देने लगी और अगले ही पल झाड़ियों से एक जंगली बिल्ली बाहर निकली। डर के मारे सैडी की सांसें रुक गईं। उसने धीरे से डैनी से कहा कि वो बिल्कुल भी हिले नहीं। तभी अचानक एक जोरदार गोली की आवाज गूंजी। जंगल में गूंजती उस आवाज के साथ जंगली बिल्ली वहीं ढेर हो गई। फिर कुछ सेकंड बाद एक आदमी झाड़ियों से बाहर आया। वो एक शिकारी था जिसके हाथ में बंदूक थी। उधर रायन के बचे हुए शरीर और रिचर्ड के चाकू के मिलने के बाद शेरिफ विंटर्स ने तुरंत पूरे पार्क को बंद करने का आदेश दिया। उसने सभी चालू कैंप खाली करवा दिए। सिंथिया के वार के बाद रिचर्ड अभी भी बेहोश पड़ा था। सिंथिया खुद भी बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसके ऊपर एक साया आ गया। उसी समय पुलिस छोड़े गए कैंपसाइट के पास पहुंच चुकी थी और सिंथिया की चीख उन्होंने भी सुन ली। दूसरी ओर सैडी ने भी चीख सुनी। ये सुनकर वो अपने भाई डैनी और उस शिकारी के साथ वापस उसी जगह पहुंची जहां उन्होंने देखा कि रिचर्ड घायल हालत में पड़ा हुआ था। उसे देखकर सैडी ने सिंथिया के बारे में पूछा। रिचर्ड ने कहा कि उसे नहीं पता। तभी सिंथिया सामने आई, जो जमीन पर रेंग रही थी और पहले से भी ज्यादा घायल थी। ये सब देखकर शिकारी समझ गया कि असली खतरा रिचर्ड ही है और उसने तुरंत बंदूक रिचर्ड की तरफ तान दी। उसी पल डैनी अपनी मां की तरफ दौड़ा। इसी एक पल की लापरवाही का फायदा रिचर्ड ने उठा लिया और उसने शिकारी पर हमला कर दिया। हाथापाई के दौरान बंदूक से गोली चल गई, जिसकी आवाज सुनकर पास आती पुलिस सतर्क हो गई। अब दोनों आपस में लड़ रहे थे। तभी फिर से वो डरावना जीव दिखाई दिया। डर और जुनून में रिचर्ड ने पूरी ताकत लगाकर शिकारी को गिरा दिया और उसकी बंदूक छीन ली, लेकिन तब तक उसका फैमिली वहां से जा चुका था।
दूर से उस जीव की चीखें सुनाई दे रही थीं, जिससे साफ था कि सिंथिया और बच्चे खतरे में थे। अब रिचर्ड और पुलिस दोनों जंगल में सिंथिया और बच्चों को ढूंढने लगे, जो मुश्किल से रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच रिचर्ड उन्हें पहले ढूंढने में कामयाब हो गया। जब सैडी ने देखा कि बंदूक की नाल सीधे उसकी ओर है, तो वो सन्न रह गई। तभी सिंथिया की नजर एक तरफ गई और उसने नुकीले पंजों वाले 2 पैर देखे। सैडी ने भी डरावनी चीखें सुनी और वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी, जहां उसने देखा कि जर्सी डेविल ठीक उसके सामने खड़ा था। पर दुर्भाग्य से शेरिफ विंटर्स उस जगह से राक्षस को नहीं देख पाया और उसी पल विंटर्स ने रिचर्ड पर गोली चला दी। फिर कुछ ही सेकंड बाद शेरिफ खुद उस राक्षस का सामना करने लगा और बॉब डर के मारे वहां से भाग गया। फिर जर्सी डेविल ने शेरिफ विंटर्स को मार डाला। अब सिंथिया रेंगती हुई अपने पति तक पहुंची। उसे पछतावा हुआ कि उसने पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर रिचर्ड और सिंथिया ने आखिरी बार एक दूसरे का हाथ पकड़ा। तभी विशाल पंखों की एक परछाई पूरे फैमिली पर छा गई और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।